नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नीट पर प्रहार यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी बायोलॉजी का प्रथम अध्याय जीवों में जनन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल उस जीव की जीवन अवधि को निरूपित करता है। चित्र 1.1 में कुछ जीवों की जीवन अवधि दिखाई गई है। बहुत से अन्य जीवों के चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। इन चित्रों को देखकर इसके बारे में पता लगाकर दिए गए रिक्त स्थान में आपको उनकी जीवन अवधि के बारे में क्या लिखना है। चित्र 1.1 में निरूपित जीव की जीवन अवधि का परीक्षण कीजिए। क्या यह दोनों बातें रोचक एवं कौतूहलपूर्ण नहीं है कि यह अवधि कम से कम एक दिन या फिर अधिक से अधिक कुछ हजार वर्ष हो सकती है। इन दोनों चरम सीमाओं के मध्य अधिकांश जीवित जीवों की जीवन अवधि बनी रहती है। आप शायद इस बात पर ध्यान देंगे कि किसी जीव की जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार से संबंध नहीं है। कौवा और तोता के आकार में कोई अंतर नहीं होता, फिर भी इन दोनों के जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है। ठीक इसी प्रकार से आम के वृक्ष की जीवन अवधि पीपल के वृक्ष की तुलना में बहुत कम होती है। जीवन अवधि भले ही कितनी कम हो, परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु सुनिश्चित है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि एक कोषीय जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। हम क्यों कहते हैं कि एक कोषीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती? इस वास्तविकता को जानते हुए क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पादपों तथा पशु पक्षियों की विभिन्न स्पीशीज की विशाल संख्या विद्यमान है। जीवित जीवों में कुछ प्रक्रियाएं अवश्य ही ऐसी हैं जिनसे यह निरंतरता सुनिश्चित होती है। हाँ, यहाँ हम जानने का उल्लेख कर रहे हैं कि जिसे हम निश्चित मानते हैं। ये चित्र क्रमांक 1.1 है, जिसे आप देख सकते हैं। जीवों में जन्म को यहाँ एक जीव विज्ञानी प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव को जन्म देता है। संतति में वृद्धि होती है, उनमें परिपक्वता आती है तथा इसके बाद वह नई संतति को जन्म देती है। इस प्रकार जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु चक्र चलता रहता है। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। आप बाद में अध्याय 5 में आनुवंशिकता और विविधता के सिद्धांत के अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार आनुवंशिक विविधता जनन के दौरान सृजित या वंशानुगत होती है। जीव विज्ञानी संसार में व्यापक विविधता पाई जाती है तथा प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणित करने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है। जीव किस प्रकार से जन्म करता है, उसके वास, उसकी आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान तथा अन्य कई कारक सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। जनन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है जो एक अथवा दो चीजों के बीच भागीदारी पर आधारित रहती है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक अर्थात गैमेट निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो वह जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। जब दो जनक जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं और नर तथा मादा युग्मक में युग्मन होता है तो यह लैंगिक जनन कहलाता है। आइए अलैंगिक जनन के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। अलैंगिक जनन, इस विधि में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं अपितु अपने जनक के एकदम समान होती है। क्या यह संतति आनुवंशिक रूप से भी एक समान अथवा भिन्न होती है? आकारकीय तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई है। आइए जीवों के विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले अलैंगिक जनन के विस्तृत रूप का अध्ययन करें। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, पादप तथा जीव आदि में पाया जाता है जो अपेक्षाकृत साधारण जीव होते हैं। प्रजीव तथा एक केंद्रकीय जीव में जनक कोशिका दो विभक्त में होकर नए जीवों को जन्म देती है, जैसा कि चित्र 1.2 में स्पष्ट किया गया है। अतः इन जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रियाविधि है। बहुत से एकल कोशिका जीव द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं, जिनमें एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रतापूर्वक वृद्धि कर जाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि।
ईस्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता तथा छोटी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका से जुड़ी रहती हैं और बाद में अलग होकर नए ईस्ट जीव में परिपक्व हो जाती हैं। विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पादाप संकुचित कर लेता है तथा अपने परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्रावित करता है, जिसे पुटी अर्थात सिस्ट कहते हैं। इस परिघटना को पुटी भवन कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों के पुनरागमन पर पुटीकृत अमीबा बहुखंडन द्वारा विभाजित होता है तथा अनेक सूक्ष्म अमीबा अथवा बीजाणु अमीबाभ उत्पन्न करता है। पुट की भित्ति के फट जाने से ये बीजाणु परिक्षेत्र के माध्यम में विमोचित हो जाते हैं। इनसे अनेक अमीबा विकसित होते हैं। इस अभिक्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। फंजाई जगत के सदस्य तथा साधारण पादप जैसे शैवाल विशेष अलैंगिक जननी संरचनाओं द्वारा जनन करते हैं, जैसा कि चित्र 1.3 में दर्शाया गया था। इन संरचनाओं में अत्यंत ही सामान्य संरचनाएं अलैंगिक चल बीजाणु अर्थात जू स्पोर्स हैं, जो सामान्यतः सूक्ष्मदर्शीय चलनशील संरचनाएं होती हैं। अन्य सामान्य अलैंगिक जनन संरचनाएं कोनिडिया, कलिका तथा जैम्यूल होते हैं। कक्षा 11 में आपने पादपों के कायिक जनन के बारे में अवश्य ज्ञान प्राप्त किया होगा। आपका क्या विचार है कि कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या क्लोन शब्द कायिक जनन से उत्पन्न संतति के लिए उपयोज्य है, जबकि जंतुओं तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से तथा पादपों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है। पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई जैसे ऊपरी भूस्तरी, प्रकंद, शकरकंद, बल्ब, भूस्तरी सभी नई संतति को पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं। ये चित्र 1.4 में दर्शाया गया था। ये संरचनाएं कायिक प्रवर्ध प्रोपेग्यूल कहलाती हैं। चूंकि इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते, अतः यह अलैंगिक जनन ही होगा। कुछ जीवों में यदि शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो प्रत्येक भाग वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है, जो संतति उत्पन्न में सक्षम होते हैं। यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है, जिसे पुनरुद्भवन कहते हैं। आपने निश्चित तौर पर जलाशयों की महाविपत्ति अर्थात वाटर हायासिंथ अथवा बंगाल के आतंक के बारे में अवश्य सुना होगा। यह कुछ भी नहीं बल्कि जलीय पादप वाटर हायासिंथ हैं, जो ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है। यह जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियाँ मर जाती हैं। आप इसके बारे में अधिक अध्याय 13 और 14 में पढ़ेंगे। आपको जानकर रोचक लग सकता है कि इस पादप का भारतवर्ष में आगमन मात्र इसमें सुंदर आकार के पुष्प तथा पत्तियों के कारण हुआ। यद्यपि यह कायिक प्रवर्धन द्रुत गति से कर सकता है और अल्प समय में ही संपूर्ण जलाशय पर फैल जाता है और अपने आप से जलाशय को ढक देता है, और इससे छुटकारा पाना भी बहुत कठिन होता है। क्या आप इस तथ्य से परिचित हैं कि आलू, गन्ना, केला, अदरक, डहेलिया जैसे पादपों की खेती किस प्रकार की जाती है? क्या आपने आलू के कंद पर स्थित कलिका, जिसे आँख भी कहते हैं, कलिका से और केले तथा अदरक के प्रकंद से नन्हा सा पादप निकलता हुआ देखा है? जब आप ध्यानपूर्वक उपयुक्त सूचीबद्ध पादपों में से विकसित होने वाले पादपों की उत्पत्ति स्थानों का निर्धारण करने का प्रयत्न करेंगे, तब आप पाएंगे कि यह अधिकतर इन पादपों के रूपांतरित स्तंभों में उपस्थित प्रवर संधियों से उत्पन्न होती हैं। जब यह प्रवर संधियाँ नमीयुक्त मृदा अथवा जल के संपर्क में आती हैं, तब इनके मूल अर्थात रूट्स तथा नए पादप उत्पन्न होते हैं। ठीक इसी प्रकार पत्थर चट्टा, जिसे ब्रायोफिलम की पत्तियों में कटे किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। माली लोग तथा किसान पादपों के इस गुण सामर्थ्य का पूरा लाभ उठाते हुए ऐसे पादपों का बड़े पैमाने पर प्रवर्धन करते हैं। ध्यान देने योग्य एक रोचक बात यह है कि अपेक्षाकृत साधारण जीवों में अलैंगिक जनन ही जनन की सामान्य विधि है, जैसे कि शैवाल तथा फंजाई, और ये प्रतिकूल परिस्थितियों के आरंभन से पूर्व जनन की लैंगिक विधि की ओर बढ़ने लगती हैं। यह पता करें कि किस प्रकार लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में इन जीवों को जीवित रहने में सहायक करता है। लैंगिक जनन ऐसी परिस्थितियों में सफलतापूर्वक क्यों संपन्न होता है? उच्च श्रेणी के पादपों में दोनों विधियों अलैंगिक तथा लैंगिक द्वारा जनन देखा गया है।
दूसरी ओर अधिकांश जंतुओं में जनन की केवल लैंगिक विधि ही होती है। ये था हमारा अलैंगिक जनन। आइए हम पढ़ेंगे अब विस्तार से लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा अभिमुख लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक का निर्माण शामिल है। यह युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। यह अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है, वह अपने जनकों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती। पादप, जंतु अथवा पंजाई जैसे वैविध्यपूर्ण जीवों के अध्ययन से पता चलता है कि यद्यपि यह बाह्य आकार की आंतरिक संरचनाओं और शरीर क्रिया विज्ञान में एक दूसरे से अलग हैं, परंतु जब यह लैंगिक प्रजनन के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं, तब वह एक जैसे पैटर्न को अपनाते हैं। यह एक आश्चर्य की बात है। आइए सबसे पहले उन सामान्य विशिष्टताओं पर चर्चा करें जो इन विविध जीवों में सामान्य हैं। सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुँचते हैं। उसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। वृद्धि का यह काल किशोर अवस्था की प्रावस्था कहलाता है। पादपों में यह कायिक प्रावस्था कहलाती है। यह प्रावस्था विभिन्न जीवों में अलग अवधि की होती है। किशोरावस्था अथवा कायिक प्रावस्था की समाप्ति ही जनन प्रावस्था का आरंभ है। इस प्रावस्था को उच्च पादपों में आसानी से तब देखा जा सकता है जब उनके पुष्प आने लगते हैं। गेंदा, धान, गेहूँ, नारियल, आम आदि पेड़ों पर पुष्प लगने में कितना समय लगता है? कुछ पादपों में पुष्पीकरण एक से अधिक बार होता है। तब इस अंतर पुष्पन की अवधि को क्या कहेंगे? किशोरावस्था अथवा वयस्कता? अपने क्षेत्र में लगे कुछ वृक्षों का निरीक्षण कीजिए। क्या प्रतिवर्ष इन वृक्षों पर उसी माह में पुष्प लगते हैं जिस माह में पिछले वर्ष लगे थे? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आम, सेब, कटहल आदि जैसे फल मौसमी होते हैं? क्या कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें वर्ष भर पुष्पीकरण होता रहता है तथा कुछ में मौसम के आधार पर पुष्प निकलते हैं? पादप वार्षिक तथा द्विवार्षिक किस्मों के होते हैं और यह सभी स्पष्टतः कायिक, जनन तथा जीर्णयमान प्रावस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं, परंतु बहुवर्षीय जातियों में इन प्रावस्थाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन होता है। कुछ पादप असामान्य रूप से पुष्पीकरण की क्रियाविधि को प्रदर्शित करते हैं। इनमें से कुछ जैसे बांस की जाति के पादप अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करते हैं। परिणाम स्वरूप एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं। एक अन्य पादप स्ट्रोबिलैंथस कुनियाना नीला कुरेंजी 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। आप में से अधिकांशतः यह जानते होंगे कि इस पादप ने सितंबर-अक्टूबर 2006 के दौरान इतने पुष्प पैदा किए जिसके परिणाम स्वरूप केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे तथा पुष्पों का कालीन बिछा सा दिखाई पड़ा, जिस दृश्य से सैलानियों की एक बहुत बड़ी संख्या इनकी ओर आकर्षित होती है। अधिकतर प्राणियों की किशोरावस्था की समाप्ति उनके प्रजनन व्यवहार के पूर्व उनकी शारीरिक एवं आकार के बदलाव से प्रकट होती है। विभिन्न जीवों में जनन प्रावस्था भी विविध अवधि की होती है। क्या आप मानव में पाए जाने वाले परिवर्तनों की सूची तैयार कर सकते हैं जिनसे जनन परिपक्वता का पता लग सके? प्राणियों में उदाहरण, पक्षी क्या वर्ष भर अंडे देते रहते हैं? क्या यह किसी मौसम से संबद्ध घटनाक्रम है? मेढक और छिपकली में यह प्रक्रिया कैसी होती है? आप देखेंगे कि प्रकृति में रहने वाले पक्षी केवल विशेष मौसम के आने पर ही अंडे देते हैं। यद्यपि संरक्षण में रखे जाने वाले पक्षियों जैसे कि कुक्कुट फार्म में वे वर्ष भर अंडे देने की क्षमता उत्पन्न की जा सकती है। ऐसे मामलों में अंडे देने का कार्य जनन क्रिया से संबंधित न होकर इसकी बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए उत्पत्ति है, जो मात्र मानव कल्याण ही कहा जा सकता है। जनन प्रावस्था के दौरान अपरास्तनी मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। नॉन प्राइमेट स्तनधारियों जैसे गाय, भेड़, चूहों, हिरन, कुत्ता, चीता आदि में जनन के दौरान ऐसे चक्रिक परिवर्तन देखे गए हैं, इन्हें मधचक्र कहते हैं। जबकि प्राइमेटों जैसे बंदर, एप्स, मनुष्य में यह ऋतुस्राव चक्र कहलाता है। अधिकांश स्तनधारियों, विशेषकर जो प्राकृतिक रूप से वनों में रहते हैं, अपने जनन प्रावस्था के दौरान
अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं। इसी कारण इन्हें ऋतुनिष्ठ अथवा मौसमी प्रजनक कहते हैं। अधिकांशतः स्तनधारी अपने पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं। इसी कारण इन्हें सतत प्रजनक कहते हैं। इस तथ्य से सभी परिचित हैं कि हम सभी आयु में बढ़ते हैं, परंतु वृद्ध होने का क्या अर्थ है? प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता या वृद्धावस्था के मापदंड के रूप में जाना जा सकता है। शरीर में जीवन की अवधि के अंतिम चरण में सहवर्ती परिवर्तन जैसे उपापचयों का मंद गति से होने लगते हैं। वृद्धावस्था अंततः मृत्यु तक ले जाती है। पादप तथा प्राणियों दोनों ही में तीनों प्रावस्थाओं के बीच संक्रमण के लिए हार्मोन उत्तरदायी पाए गए हैं। हार्मोन तथा कुछ विशेष पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर क्रियाएं जीवों की जनन क्रियाओं तथा व्यवहारिक अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करती हैं। लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने के पश्चात सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव कुछ घटनाएं एवं प्रक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण मूलभूत समानता होती है। यद्यपि लैंगिक जनन से संबंध संरचनाएं जीवों में एकदम भिन्न होती हैं। यद्यपि विस्तृत एवं जटिल होने के बावजूद जीवों में लैंगिक जनन की घटनाएं एक नियमित क्रम का अनुपालन करती हैं। लैंगिक जनन एक प्रजाति के नर एवं मादा द्वारा उत्पन्न युग्मक के युग्मन द्वारा विशिष्टीकृत होता है। सुविधा के लिए क्रमबद्ध घटनाओं को तीन भिन्न भिन्न अवस्थाओं निषेचन पूर्व, निषेचन तथा निषेचन पश्चात में विभक्त किया जा सकता है। निषेचन पूर्व घटनाएं, इसके अंतर्गत युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सारी घटनाएं सम्मिलित होती हैं। निषेचन पूर्व की दो प्रमुख घटनाएं युग्मक जनन तथा युग्मक स्थानांतरण हैं। युग्मक जनन, जैसा कि आप जानते हैं कि युग्मक जनन नर तथा मादा दो प्रकार के युग्मकों की गठन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। युग्मक एक प्रकार से अगुणित कोशिकाएं होती हैं। कुछ सवालों में दो युग्मक देखने में से एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं। इसी कारण वह समयुग्मकी कहलाते हैं, क्योंकि इनकी एक रूपता के कारण हम इन्हें नर तथा मादा युग्मकों के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते। हालांकि अधिकतर लैंगिक प्रजनक जीवों द्वारा आकारिकी रूप से स्पष्ट दो प्रकार के पैदा किए जाते हैं, विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मकों को पुमड़ या शुक्राणु कहते हैं, जबकि मादा युग्मकों को अंड अथवा डिंब कहते हैं। जीवों में लैंगिकता, सामान्यतः जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो विभिन्न समष्टियों के युग्मकों में युग्मन होता है, परंतु यह सदा के लिए सत्य तथ्य नहीं है। यदि आप कक्षा 11 के उदाहरणों का स्मरण करें तो क्या स्वतः निषेचन की प्रक्रिया को पहचान सकते हैं? यद्यपि पादपों में इसके उदाहरण प्रस्तुत करना आसान है। पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं, परंतु जब एक ही पादप में दो नर तथा मादा जनन संरचनाएं पाई जाएं तो वह द्विलिंगी, अथवा जब वह भिन्न पादपों पर हों तो एक लिंगी कहलाती हैं। बहुत सी फंजाई तथा पादपों में द्विलिंगी स्थिति को उल्लिखित करने के लिए उभय लिंगाश्रयी तथा समथैलेसी शब्द का प्रयोग करते हैं। एक लिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए एक लिंगाश्रयी तथा विषम थैलेसी शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। पुष्पी पादपों में एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसरी होता है, अर्थात पुंकेसर वहन करने वाला, जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर अर्थात स्त्री केसर धारण किए रहता है। कुछ पुष्पी पादपों में एक अकेला पादप उभय लिंगाश्रयी हो सकता है और इनमें पैदा होने वाले पुष्प एक लिंगी तथा द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं, जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर अर्थात स्त्री केसर धारण करता है। उभयलिंगाश्रयी पादपों के कुछ उदाहरण कुकुरबिटो तथा नारियल वृक्ष हैं, जबकि पपीता तथा खजूर एक लिंगाश्रयी के उदाहरण हैं। उन युग्मक प्रकारों के नाम लिखें जो पुंकेसरी एवं स्त्री केसरी पुष्पों से बनते हैं। इसी प्रकार से प्राणियों में क्या होता है? क्या सभी प्रजातियां की व्यष्टि में नर अथवा मादा पाए जाते हैं, अथवा जिनमें दोनों लिंग एक साथ एक ही प्राणी में पाए जाते हैं? आप संभवतः अनेक एक लिंगी प्राणी प्रजातियों की सूची बना सकते हैं। प्राणियों में केचुए, स्पंज, टेपवर्म तथा जोंक द्विलिंगी प्राणियों के प्रारूपिक उदाहरण हैं। इनमें नर तथा मादा जनन अंग दोनों ही उभयलिंगी अर्थात द्विलिंगी एक प्राणी में पाए जाते हैं। तिलचट्टा एक लिंगी प्राणी का उदाहरण है। जैसा कि ये चित्र में आप देख सकते हैं,
चित्र में दिखाया गया है द्विलिंगी प्राणी केचुआ का। अब ये सारणी बनाई गई है जिनमें अर्धसूत्राणुओं में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या तथा कुछ जीवों के संख्या के रिक्त स्थान को भरने के लिए कहा गया है। युग्मक संरचना के दौरान कोश का विभाजन। सभी विषम युग्म की प्रजातियों में युग्मक प्रायः दो प्रकार के होते हैं जो नर तथा मादा कहलाते हैं। युग्मक अगुणित होते हैं, चाहे उनके जनक जिससे वह उत्पन्न हुए हैं वह अगुणित हों अथवा द्विगुणित ही क्यों न हो। एक गुणित जनक सूत्री विभाजन समसूत्रण के द्वारा युग्मक उत्पन्न करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि जो जीव अगुणित होते हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन कभी भी संपन्न नहीं होता? उस शैवाल के जीवन चक्र के चार्ट को ध्यान से देखें जिसे आपने कक्षा 11 अध्याय 3 में देखा था, ताकि आपको उपयुक्त उत्तर मिल सके। बहुत से जीव जिनका संबंध मोनेरा, फंजाई, शैवाल तथा ब्रायोफाइटा से है वह अगुणित पादप काय होते हैं, और वे जीव जिनका संबंध टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तथा अधिकांश प्राणी जिनमें मनुष्य भी शामिल है उनकी जनकीय काय द्विगुणित होती है। यह स्पष्ट हो चुका है कि अर्धसूत्री विभाजन जो न्यूनकारी विभाजन है और जहाँ द्विगुणित काय अगुणित युग्मकों को उत्पन्न करता है, द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से होकर गुजरती है। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों का केवल एक सेट प्रत्येक युग्मक से निर्मित करता है। सारणी 1.1 का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा जीवों के द्विगुणित एवं अगुणित गुणसूत्रों की संख्या को भरें। क्या आपको यहाँ अर्धसूत्री कोशिका, अर्धसूत्राणु और युग्मकों के गुणसूत्र के बीच कोई संबंध दिखाई पड़ता है? युग्मक स्थानांतरण। इनके निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं ताकि युग्मन की क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता कि ये युग्मक आपस में कैसे मिलते हैं? अधिकतर जीवों में नर युग्मक चलनशील तथा मादा अचल तथा स्थानबद्ध होते हैं। कुछ फंजाई और शैवालों में असाधारण रूप से दोनों किस्मों के युग्मक चलनशील होते हैं। इन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसमें होकर नर युग्मक गति करता है। अधिकांश साधारण पादपों जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में जल ही माध्यम होता है जिसमें होकर युग्मकों का स्थानांतरण संपन्न होता है। नर युग्मकों की एक बहुत बड़ी संख्या यद्यपि मादा युग्मक तक पहुंचने में असमर्थ होती है, तथापि परिवहन के दौरान नर युग्मकों की हानि को पूरा करने के लिए नर युग्मक मादा युग्मकों की तुलना में कई हजार गुना अधिक संख्या में पैदा होते हैं। बीजीय पादपों में परागकण नर युग्मकों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं तथा अंडक में अंड होता है। परागकण परागकोश में उत्पन्न होते हैं, अतः निषेचन संपन्न हो उससे पहले ही यह परागकण वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाने चाहिए। द्विलिंगियों में स्वतः निषेचनीय पादप जैसे मटर में परागणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण अपेक्षाकृत सरल होता है क्योंकि इनमें परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट स्थित रहते हैं। परागकण जैसे ही झड़ने लगते हैं उसके तुरंत बाद ही ये वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। पर परागणित पादपों में इस विशिष्ट घटना को परागण कहते हैं। इसमें वर्तिकाग्र पर परागणों का स्थानांतरण सुगमतापूर्वक संपन्न हो जाता है। परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं तथा परागनली नर युग्मकों को अपने साथ लेती हुई अंडक के भीतर प्रवेश करती है। अंड के पास नर युग्मकों को अपने से बाहर निकाल देती है। एक लिंगाश्रयी प्राणियों में चूंकि नर तथा मादा युग्मन विभिन्न व्यष्टियों में बनते हैं, ऐसे में जीव को युग्मकों के स्थानांतरण के लिए एक विशेष प्रकार की क्रियाविधि विकसित करनी पड़ती है। लैंगिक जनन में इस सर्वाधिक विशिष्ट घटना के लिए निषेचन हेतु सफलतापूर्वक स्थानांतरण तथा युग्मकों का साथ साथ आना अनिवार्य होता है। आइए निषेचन के बारे में पढ़ें। लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोमांच घटना संभवतः युग्मक का युग्मन है। यह प्रक्रिया युग्मक संलयन कहलाती है, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मन जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के लिए भी निषेचन का बहुधा प्रयोग किया जाता है। यद्यपि युग्मक संलयन तथा निषेचन शब्दों का प्रयोग बहुधा होता रहता है, हालांकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। परंतु तब क्या होगा यदि युग्मक संलयन संपन्न ही न हो पाए? हालांकि कुछ जीवों में जैसे कि रोटीफर्स में, मधुमक्खियों और यहाँ तक कि कुछ छिपकलियों तथा पक्षी आदि में बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगता है। इस प्रकार की घटना
अनिषेक जनन कहलाती है। युग्मक संलयन कहाँ संपन्न होता है? अधिकतर जलीय जीवों में, जैसे अधिकतर शैवालों तथा मछलियों और यहाँ तक कि जल स्थल चल प्राणियों में, युग्मक संलयन बाहरी माध्यम में अर्थात जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है। इस प्रकार युग्मक संलयन को बाह्य निषेचन कहा जाता है। बाह्य निषेचन करने वाले जीव दो लिंगों में व्यापक समकालिता प्रदर्शित करते हैं तथा बाहरी माध्यम युग्मक संलयन के अवसर को बढ़ाने के लिए काफी संख्या में युग्मक निर्मुक्त करते हैं। ऐसा बोनीफिश एवं मेढकों में होता है, जहाँ भारी संख्या में संतानें पैदा होती हैं, परंतु इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि इनकी संतानें शिकारियों का शिकार होने जैसी नाजुक स्थिति से गुजरती हैं और वयस्क होने तक उनकी उत्तरजीविका काफ़ी जोखिमपूर्ण होती है। बहुत सारे स्थलीय जीवों में, जैसे कि फंजाई, उस श्रेणी के प्राणी जैसे सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी एवं अधिकतर पादप, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म में युग्मक संलयन जीव शरीर के भीतर संपन्न होता है। अतः यह प्रक्रिया आंतरिक निषेचन कहलाती है। इन सभी जीवों में अंडे की रचना मादा के शरीर के भीतर होती है, जहाँ पर वह नर युग्मक से संगलित कर जाते हैं। आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करने वाले जीवों में नर युग्मक चलनशील होते हैं और उन्हें अंडे के साथ युग्मक करने के लिए अंडे तक पहुंचना होता है। इस प्रक्रम हेतु जो शुक्राणु पैदा होते हैं उनकी संख्या विशाल होती है, परंतु जो ठंडे उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। बीजीय पादपों में यद्यपि अचलनशील नर युग्मक परागनली द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। निषेचन पश्च घटनाएं। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात ही युग्मनज का निर्माण होता है। यही पश्च निषेचन घटनाएं कहलाती हैं। युग्मनज। आइए युग्मनज के बारे में पढ़ते हैं। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी है। बाह्य निषेचन करने वाले सभी जीवों में युग्मज का निर्माण बाह्य माध्यम में होता है, जबकि वह जीव जिनमें आंतरिक निषेचन होता है उनके शरीर के भीतर युग्मनज की संरचना होती है। युग्मनज के आगे का विकास जीव के अपने जीवन चक्र तथा वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करता है। फंजाई एवं शैवाल के संबद्ध जीवों में युग्मनज एक मोटी भित्ति को विकसित करते हैं जो उनकी शुष्कन तथा क्षति से रक्षा करती है। यह अंकुरण से पूर्व काफी समय तक विश्रांति काल में रहते हैं। द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर अगुणित अंडाणु का निर्माण होता है, जो अगुणित व्यष्टि के रूप में वृद्धि करता है। आप अपनी कक्षा 11वीं कक्षा की पुस्तक का अध्ययन करें और पता लगाएं कि द्विगुणित एवं समद्विगुणितता गुणितक हैप्लोडिप्लोनेटिक जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज किस प्रकार से विकास करता है। युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है, जो प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। प्रत्येक लैंगिक प्रजनन जीव, यहाँ तक कि मानव जीवन की शुरुआत एक एकल कोशिका युग्मनज के रूप में होती है। आइए भ्रूणोद्भव के बारे में पढ़ते हैं। भ्रूणोद्भव युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज कोशिका विभाजन तथा कोशिका विभेदीकरण से गुजरता है। भ्रूण विकास के दौरान जहाँ कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, वहीं कोशिका विभेदीकरण से कोशिकाओं के समूह एक निश्चित रूपांतरण से गुजरकर विशेषीकृत ऊतकों एवं अंगों की रचना करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीव का निर्माण होता है। आप पिछली कक्षा में कोशिका विभाजन तथा विभेदीकरण की प्रक्रिया के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। प्राणियों को अंडप्रजक तथा सजीव प्रजक श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जो इस तथ्य पर आधारित है कि युग्मनज ने मादा जनक के शरीर के बाहर का विकास किया है अथवा भीतर, अर्थात उनका जन्म निषेचित या अनिषेचित अंडों के द्वारा हुआ अथवा शिशु के रूप में प्रसव में जन्म हुआ। अंडप्रजक प्राणियों जैसे कि सरीसृप वर्ग तथा पक्षी आदि के द्वारा पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडे दिए जाते हैं, जो कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं, जो एक निश्चित निवेशन अवधि के पश्चात स्फुटन द्वारा नए शिशु को जन्म देते हैं। जबकि दूसरी ओर सजीव प्रजक जीवों में मादा जीव के शरीर के भीतर युग्मनज विकसित होकर शिशु का विकास करता है और एक निश्चित अवधि एवं विकास के चरणों को पूरा करने के बाद मादा जीव के शरीर से प्रसव द्वारा पैदा किए जाते हैं। भ्रूणीय सही देखभाल तथा संरक्षण के कारण
सजीव प्रजक जीवों के उत्तर जीवित रहने के सुअवसर पड़ जाते हैं। पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। निषेचन के पश्चात पुष्प के बाह्यदल, पंखुड़ी तथा पुंकेसर मुरझाकर झड़ जाते हैं। क्या आप ऐसे पादप का नाम बता सकते हैं जिनमें बाह्यदल पुष्प में जुड़े रहते हैं? यद्यपि स्त्री केसर पादप से जुड़ा रहता है। युग्मनज भ्रूण में बीजांड बीज में विकसित हो जाता है। अंडाशय फल के रूप में विकसित होती है जो आगे चलकर फल की भित्ति का निर्माण करती है। इसे फल भित्ति कहते हैं। इसका कार्य फल की सुरक्षा प्रदान करना है। विकिरण के पश्चात बीज अनुकूल परिस्थितियों के आने पर अंकुरित होता है तथा नए पादप को जन्म देता है। इस पाठ का सारांश आइए कुछ दो नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। जनन एक प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहने योग्य बनाता है। जीवों के जनन को व्यापक रूप से दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। अलैंगिक जनन के अंतर्गत युग्मक तथा अथवा युग्मकों का युग्मन शामिल नहीं है। ऐसे जीव जिनके शरीर की संरचना अपेक्षाकृत साधारण होती है, उनमें यह प्रक्रिया सामान्य रूप से पाई जाती है, जैसे कवक, शैवाल तथा कुछ अकशेरुकी प्राणी। अलैंगिक प्रजनन द्वारा निर्मित संतति एक समान होते हैं, इन्हें क्लोन भी कहा जा सकता है। अधिकांशतः शैवालों तथा कवकों में चल बीजाणु, कोनिडिया आदि सामान्य अलैंगिक संरचनाएं होती हैं। मुकुलन तथा जिम्नूल निर्माण प्राणियों में सामान्य अलैंगिक विधि देखी गई है। ये हम पूर्व के अध्याय में अभी पढ़ चुके हैं। जल्द ही हम इसका सेकंड अध्याय ले आने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करिए तथा चैनल हमारा सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही हम वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।